नमस्कार जोहार। मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड की बात में हम चर्चा करते हैं उन खबरों के बारे में जो कि झारखंड में चर्चाओं का विषय बनी हुई रहती है। झारखंड की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कांग्रेस झारखंड के ऑफिस में, कांग्रेस के झारखंड के दफ्तर में जो है वो बीते कल जो है वो दो नेताओं के बीच में आपस में कहे तो तीखी नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद जो है वो हाथापाई की भी नौबत आ गई और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। उसके बाद हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। वो संबोधित कर रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया के कार्यक्रम को और उसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है आदिवासियों को लेके। उस पर हम चर्चा करेंगे झारखंड के बाद के इस एपिसोड में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, आपको बता दें कि टीजीटी के 700 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीते कल मिथिलेश ठाकुर जी जो कि मंत्री है झारखंड सरकार में, उनके आवास का घेराव किया। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पूरे एपिसोड के अंत में झारखंड में जो है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था के होने के बाद से जो भी लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं या प्राइवेट स्कूल में कहे तो खोलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही राहत वाली खबर आई है। तो झारखंड के बाद के इस एपिसोड में इन सभी खबरों पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और बारी बारी चर्चा करते हैं इन सभी टॉपिक्स पे। सबसे पहले हम बात करते हैं बीते कल कांग्रेस मुख्यालय में जो कि झारखंड में स्थित है, रांची में स्थित है। वहां पे जो है वो कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड के राजेश ठाकुर जी और कांग्रेस के झारखंड के प्रवक्ता आलोक दुबे जी जो है वो आपस में भिड़ गए। पहले चीज़ें जो है वो कहा सुनी से शुरू हुई और उसके बाद जो है वो मारपीट तक की भी नौबत आ गई। दोनों एक दूसरे के कॉलर पकड़ते हुए भी नजर आए और जमकर बवाल हुआ कांग्रेस मुख्यालय में। आपको बता दें कि कांग्रेस में ये चीज़ें जो है वो आम तौर पे देखी जाती ही है। आपको ये हम बता दें कि बीते कुछ समय पहले रामगढ़ में भी जो कि झारखंड में स्थित है, वहाँ पर भी ऐसी घटना जो है वो देखने के लिए मिली थी। वहाँ पर भी कांग्रेस के जिला के दो नेता जो है वो आपस में भिड़ गए थे। मारपीट की नौबत भी आ गई थी, मारपीट हुई भी थी और कैमरे में ये सब चीजें जो है वो कैद हो गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस के झारखंड मुख्यालय में भी यही चीज देखने के लिए मिला और कैमरे में सभी चीजें जो है वो कैद भी हुई और पूरे झारखंड ने इस दृश्य को देखा कि कांग्रेस के दो बड़े नेता, दो कद्दावर नेता झारखंड के कांग्रेस के आपस में एक दूसरे से अपनी ही पार्टी के लोग से जो है वो नोकझोंक करते हुए दिखे। और सिर्फ ये चीज़ें नोकझोंक पे ही अगर शांत हो जाती तो मामला जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन चीज़ें जो है वो और आगे गई। मारपीट तक की नौबत भी आई, एक दूसरे का कॉलर भी पकड़ा गया। नहीं सर, नहीं गलत बात। बाहर चलिए, बाहर चलिए, नहीं बाहर चलिए, बाहर चलिए। आप कर रहे हो ठीक है। मैं पार्टी का स्टेट प्रेशर है, मुझे ये सब बनाए हुए चले। अरे जान बटिए सबको दिखाया कि ये सब मेरा बनाए हुए चले। मैंने तो राजनीति सिखाया है। अरे कौन सी हो गया, कौन सी हो गया सिखाया तो सिखाया है राजनीति। आप राजनीति सिखाइएगा हम लोग को। ये रांची में बैठे नहीं, आप कहाँ जाएंगे? आप बाहर जिले में जाकर काम करेंगे। आप और ये सब चीज़ें जो है वो कैमरे में कैद होती रही और तहल्ले से ये सब
चीज़ें जो है वो झारखंड में फैली और उसके बाद झारखंड में कहें तो अब सभी लोगों को जो है वो इस पूरे वाकया का पता चल चुका है। आपको बता दें कि जब ये पूरा वाकया हो रहा था तो वहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के 2 बड़े मंत्री जो कि झारखंड सरकार में मंत्री है वो भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम जी और कांग्रेस से ही झारखंड सरकार में वित्त मंत्री और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं रामेश्वर उरांव जी, दोनों ही मौजूद थे और उनके सामने ही कांग्रेस के 2 बड़े नेता, 2 कद्दावर नेता एक दूसरे से भिड़ गए, मारपीट भी हुई और ये जो नज़ारा है ये पूरे झारखंड ने देखा। अब ये सवाल उठता है कि जब कांग्रेस के नेता ही जिनकी सरकार चल रही है झारखंड में, वो लोग ही आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, आपस में ऐसे नोकझोंक कर रहे हैं और ये जो वीडियो है, ये जो फुटेज है, ये निकल के पूरे झारखंड में जा रहा है, तो जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि सत्ताधारी दल में ही जब ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेगी, अनुशासनहीनता देखने के लिए मिलेगी, अपने ही लोग जो है वो आपस में लड़ेंगे, तो फिर जनता के बीच में जो मैसेज जाएगा वो कहीं से भी कांग्रेस के लिए ठीक नहीं जाने वाला है। ये भी बता दें क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने हुई, कांग्रेस के 2 बड़े मंत्री मौजूद थे उनके सामने हुई, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जो है वो अब अनुशासन नहीं बची हुई है। लगातार यहाँ के विपक्ष पार्टियां जो है वो इस पर सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है, सवाल उठना भी चाहिए, ये लोकतंत्र है, जनता भी सवाल पूछेगी, विपक्ष भी सवाल पूछेगा। आखिर कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, झारखंड में सत्ताधारी दल है, झारखंड में सत्ता में है, तो सवाल तो उठना लाजमी है। लोग भी सवाल पूछेंगे और विपक्ष भी पूछेगा, विपक्ष का काम है सवाल पूछना और जनता का हक है सवाल पूछना, और साथ ही लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते हमारा भी हक है और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि जनता के लिए हम सवाल पूछे। और हम ये पूछते हैं कि जब कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होके भी जब सत्ता में आती है और उसके बाद ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है, तो ये क्या मैसेज जो है वो कांग्रेस जनता को देना चाहती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 नेता, 2 बड़े नेता आपस में उनका मनमुटाव हो गया या आपस में उनका कुछ हो गया। कांग्रेस मुख्यालय में ही इतना बड़ा घटना हो जाना और वो भी मंत्रियों के सामने ही, ये हम एक लाइन में यही कह सकते हैं कि झारखंड में ये जो घटना है ये कांग्रेस का छीछा लेदर जो है वो करवा चुका है। झारखंड की बात में आगे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हार्वर्ड इंडिया का कहे तो एक वर्चुअल मीट हो रहा था और इस मीट में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि ये बयान आने के बाद से झारखंड में जो है वो सियासत अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। लगातार इस बयान के समर्थन में और विरोध में भी चीज़ें सामने आ रही है और मीडिया में ये बयान जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि ये जो बयान है, इस बयान को देने से पहले ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नीति आयोग के बैठक में एक और बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि झारखंड में जो है वो आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है, जबकि झारखंड में वो खुद ही सत्ता में है और झारखंड की सत्ता को वो खुद ही चला रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री खुद ही झारखंड सरकार को लीड कर रहे हैं और वो खुद को आदिवासियों का हितैषी भी मानते हैं। वो कहते हैं कि वो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो खुद ये कहते हैं कि झारखंड में जो है वो आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। फिर से बहुत सारी बातें वो कहते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो देखने वाली हो जाती है क्योंकि सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है, सत्ता तो वही चला रहे हैं। तो फिर जब वो कहते हैं कि वो आदिवासियों के हित के लिए काम करते हैं तो फिर काम भी तो उन्हीं को करना है, तो वही आदिवासियों के हित के लिए भी काम करें। सिर्फ सवाल उठाने से नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है। जी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आदिवासी कभी हिंदू ना था न है। ये प्राकृतिक पूजक हैं, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा हर कुछ इनसे बिल्कुल अलग कस्टमरी व्यवस्था है और यही वजह से हम आदिवासी में काउंट होते हैं, इंडिजिनस पीपल में काउंट होते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत, हमारे या पूर्वज हो या हम लोग हैं, अभी भी उस जगह को नहीं पकड़ पाए हैं जहां हम इन प्रोपेगेंडा को ये कर पाए। हालांकि इस मामले में अगर ट्राइबल ये में अगर हम देखें जो हमारे राज्य में है, जितने भी डिफरेंट टाइप, लगभग 32 टाइप्स के ट्राइबल हमारे देश में है और हमारे राज्य के अंदर लगभग 9-10 ट्राइबल लोगों का ये
अलग अलग समूह है। इसमें जो संथाल ट्राइबल है ये एक थोड़ा सा एक्टिव होकर के, जैसे अपनी लिटरेचर को इन्होंने अपने 8वीं अनुसूची में दर्ज कराया, उसको यूएन कोड भी अवेलेबल है, लेकिन अभी उसको लेकर के भी राज्य के अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बन पाया कि ये लैंग्वेज, ये ट्राइबलों का ये सिस्टम आगे बढ़ पाए। लेकिन अदर स्टेट में अगर हम देखेंगे, बंगाल में, उड़ीसा में, तो ये इन लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था थोड़ी सरकार ने की है। अभी हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग आगे आना चाहते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी स्टार्ट करने का एक प्रोग्राम बनाया है। अब आगे हम बात करते हैं कि नीति आयोग की बैठक चल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी भी बैठक में मौजूद थे। आपको हम ये जानकारी के लिए बता दें कि नीति आयोग की जो बैठक होती है इसमें सभी मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और नीति आयोग के बैठक के बाद ही जो योजनाएं बनाई जाती है सभी राज्यों के लिए वो तैयार की जाती है। झारखंड के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, फिर से झारखंड के कहें तो प्रधान सचिव, झारखंड के मुख्य सचिव, सभी लोग जो है वो मौजूद थे इस बैठक में। बैठक वर्चुअल चल रही थी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये कहा कि इस बार जो जनगणना होगी इसमें आदिवासियों के लिए एक अलग कॉलम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड विधानसभा के तरफ से, झारखंड के तरफ से ये जो प्रस्ताव है वो सरना धर्म कोड का तैयार करके केंद्र को भेजा जा चुका है। अब केंद्र को जो है वो इसमें डिसीजन लेना है। ये रही नीति आयोग की बात। और इसी सेम विषय को एक अलग विषय का रंग देते हुए हार्वर्ड का जो ये कहें तो वर्चुअल मीट था जिसमें माननीय हेमंत सोरेन जी ने ये बयान दिया, तो ये भी आदिवासियों से ही जुड़ा हुआ बयान है। आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये कहा, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आदिवासी भी हिंदू है, उनसे ये सवाल पूछा गया, इसका जवाब में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये कहा कि ना आदिवासी कभी हिंदू थे, ना आदिवासी कभी हिंदू है और ना आदिवासी कभी हिंदू होंगे। ये एक बड़ा बयान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दे दिया। अब बयान तो उन्होंने दे दिया और बयान आने के बाद झारखंड में सियासत जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गई, क्योंकि सवाल उठना तो लाजमी था, क्योंकि आदिवासी समुदाय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू पद्धति को मानते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार अपना दिनचर्या बिताते हैं, अपनी कहे तो जीवन शैली बिताते हैं। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि हिंदू सिर्फ धर्म नहीं है, हिंदू तो एक जीवन जीने की शैली है। तो जब ये चीज़ें सामने आती है तो उस समय मुख्यमंत्री महोदय का ये बड़ा बयान आ जाना, ये झारखंड के सियासत को जो है वो चरम पे पहुंचा दिया है और बीजेपी ने इस पे कड़ा पलटवार करते हुए अपने सवाल जो है वो दागे हैं। उन्होंने ये कहा है, झारखंड के बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी ने सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बयान जो है वो सोच समझ के देना चाहिए था। उन्होंने ये कहा है कि इस बाबत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विदेशी लोगों को अपने यहाँ की जानकारियाँ, वो भी इस तरह से जैसे कि शिकायत हो, ये नहीं उपलब्ध करवानी चाहिए थी। वेटिकन को लेके भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बाहरी लोगों को अपने देश की जानकारियाँ, अपने प्रदेश की जानकारियाँ, वो भी अपने लोगों के बारे में ये सब चीज़ें कहना, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं दर्शाता है। और साथ ही जब माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आदिवासियों की जो स्थिति है वो ख़राब है झारखंड में, आपको बता दें कि झारखंड में जो है वो 26% टोटल आदिवासी हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की संख्या जो है वो 26% है, जो कि 3 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा होती है। एग्जैक्ट नंबर जो है वो इसके लमसम है, 3 करोड़ से ज़्यादा का संख्या है झारखंड में आदिवासियों का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद ही झारखंड को चला रहे हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो विदेशी लोगों को, विदेशी संस्थाओं को, विदेशी संस्थानों को ये कहते हैं कि झारखंड में जो है, भारत में जो है वो स्थिति आदिवासियों की ठीक नहीं है। फिर से हिंदुत्व को लेके बयान देना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, ये भी एक चीज़ें जो है वो सवाल जो है वो पैदा करता है और बहुत सारी चीज़ों पे ये ध्यान लेके जाता है कि झारखंड में जो है वो सियासत किस तरफ जा रही है। क्योंकि झारखंड में ये तोड़ने वाली बात, ये सब चीज़ें जो है वो कहें
तो देखी ही जाती है। हाल फिलहाल ही झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी का बयान आया था, उनका बयान भी आया था बिहारियों को लेके। तो झारखंड में जो है वो झारखंडी और बिहारियों का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ रहता है। हमें समझ ये नहीं आता है कि एक खून है, एक विधान है, एक प्रधान है, एक संविधान है। जब देश में जब कहीं भी कोई जाके रह सकता है तो फिर झारखंड में ये बांटने वाली चीज़ें क्यों सामने आती है? क्यों झारखंडी बिहारियों को लड़वा दिया जाता है? क्यों बार बार झारखंडी और बिहारियों का मुद्दा सामने आता है? जबकि जो लोग बिहार से झारखंड में आके बसे हुए हैं वो लोग भी यहाँ खुशहाली से रहते हैं, रोजगार उत्पन्न करते हैं। जो लोग झारखंड से भी बिहार में जाके बसे हुए हैं वो लोग भी वहां जाके रोजगार करते हैं, खुशहाली से रहते हैं। हम एक देश भारत में रहते हैं, हम एक देश की बात करते हैं, एक संविधान की बात करते हैं, एक विधान की बात करते हैं। जब देश में कुछ समय पहले बहुत सारे आंदोलन होने लगे थे तो यही विपक्ष की पार्टियां थी जो ये कहती थी कि संविधान का रक्षा करना होगा, संविधान को बचाना होगा, संविधान को की रक्षा करने के लिए आने आना होगा। मौजूदा सत्ता पक्ष जो भारत में सत्ता पक्ष है उस पर यह सवाल विपक्ष के द्वारा बार बार उठाए जा रहे थे कि संविधान खतरे में है। मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, आखिर संविधान किसके, कहां पे संविधान खतरे में है? ये चीज बताया जाए। क्या भारत देश में विकास हो रहा है उससे संविधान खतरे में है? क्या भारत देश में योजनाएं इतनी सारी चल रही है उससे संविधान खतरे में? या संविधान तब खतरे में आ जाता है जब एक ही भारत में, एक ही अपने देश में, जब मैं बिहार से झारखंड में आऊंगा तो यहां पे जो है वो बिहारी झारखंडी का केस हो जाएगा। जब बिहार का कोई या झारखंड का कोई महाराष्ट्र में रहने जाएगा तो वहां पे महाराष्ट्रियन और कहे तो बिहारी और झारखंडी का केस हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों? आखिर अपने ही देश में बांटने वाली राजनीति क्यों? आखिर ये लोकल राजनीति करके रीजनल पार्टियां जो है अपना वोट बैंक बनाती है और उस वोट बैंक के लिए जो है जनता को पीसती है। आखिर ये सब क्यों? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कोई पिसता है तो वो जनता ही पिसता है। आखिर किसी का बुरा होता है तो वो जनता ही का बुरा होता है। आखिर कोई आपस में लड़ देता है तो वो जनता ही लड़ती है। और आखिर जब जनता को बड़गलाया जाता है तो उसका जो रूप विकराल सामने आता है तो उससे भी नुकसान जो होता है वो जनता को ही होता है। कभी किसी नेता को जो है वो नुकसान नहीं होता है। जो भी खामियाजा भुगतना पड़ता है वो जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो ये देखने वाली चीज है कि बार बार जो है वो बांटने वाली चीजें जो है वो क्यों सामने आती है। ये एक बड़ा चीज है। आखिर हम एक होके क्यों नहीं रह सकते? जब हम कहते हैं कि हम एक हैं, हम भारतीय हैं, तो फिर हम भारत देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो वहां पे हम भारतीय बन के ही क्यों नहीं रह सकते? क्यों बिहारी, क्यों झारखंडी, क्यों महाराष्ट्रियन, क्यों प्रदेश से क्यों बांटा जा रहा है जब हमारा देश ही एक है? ये भी एक सवाल है। फिर जब हम झारखंडी है, जब मैं झारखंड में पैदा होता हूं तो झारखंडी कहलाने का भी मुझे हक है। जब मेरा जन्म झारखंड में होता है तो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में भी तो ये लिखा जाता है कि बॉर्न इन झारखंड। जब मैं झारखंड में पैदा हुआ हूं तो मैं अपने नाम से जो है वो झारखंडी शब्द क्यों नहीं जोड़ूंगा? ये मुझे हक है मेरा कि मैं जब झारखंड में पैदा होता हूं तो मैं भी झारखंडी हूं। और ये चीजें जो है वो सबके मन में है। हर एक झारखंड में बाहर से ऐसा नहीं है कि झारखंड में सिर्फ बिहार से आके लोग बसे हुए हैं। झारखंड में सभी प्रदेश से आके लोग बसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो भारत के हर एक कोने में आपको मिल जाएंगे। तो क्या उनको वहां पे हक नहीं है? जब झारखंड में मुझे वोट देने का हक है, जब झारखंड में मैं सत्ता चुन सकता हूं, जब मैं झारखंड में सरकार बना सकता हूं, तो फिर बांटने वाले लोगों को यह हक कौन देता है कि वो झारखंड में जो है वो कहे तो झारखंडी बिहारी के नाम पे बांटे, फिर से कहे तो बांटने वाली राजनीति करे, बाहरी भीतरी की राजनीति करे? ये सब हक जो है वो उनको क्यों देता है? अब इसमें एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसका भी जवाब है और बहुत बड़ा जवाब है। जवाब यही है कि विकास से जनता की दूरी बनाई जाए, विकास से जनता का ध्यान हटे। जो कहे तो लूट मची हुई है उससे जनता का ध्यान हटे, जो करप्शन है उससे जनता का ध्यान हटे, जनता गरीबी में मर रही है उससे जनता का ध्यान हटे, जनता अपना सवाल ना पूछे और साथ ही साथ जनता रोजगार ना मांगे। बेरोजगारी से झारखंड की जनता त्रस्त है। झारखंड के युवा जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त है, भटके हुए फिर रहे हैं। जो युवा जो है जिन्होंने सरकारी नौकरी भी निकाल ली है उनकी भी बहाली नहीं हुई है, उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई है। युवा जो है वो दर दर भटकने को मजबूर है झारखंड में। जिन लोगों की बहाली भी हुई थी अब उनको भी नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। संविदा विस्तार नहीं किया जा रहा है। संविदा कर्मियों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे कि उनको समान वेतन दिया जाएगा समान काम के लिए, उनको जो है वो परमानेंट कर लिया जाएगा, 60 साल की नौकरी दी जाएगी। और जब चीजें सामने आ रही है तो ये देखने के लिए
लिए मिल रहा है कि उनको नौकरी से ही निकाल दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, पंचायत सचिवों की बात करें, 14वें वित्त आयोग कर्मियों की बात करें, लंबे समय से ये लोग धरना पे बैठे हुए थे। संविदा कर्मियों की बात करें, बुरा हाल है। टीजीटी के जो अभ्यर्थी है उनका भी बुरा हाल है। तो आखिर ऐसा क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। झारखंड की बात में आगे हम बात करेंगे कि टीजीटी के अभ्यर्थी जो है, आपको बता दें कि टीजीटी का जो है बहाली 2016 में निकला हुआ था। कुछ ऐसे विषय हैं जिसके कुल 700 अभ्यर्थी ऐसे हैं हिस्ट्री सिविक्स विषय के, जिनकी अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। का पेज फंसा हुआ है और ये उनके तरफ से कहा जा रहा है कि एचआरडी के तरफ से जिला को जब तक निर्देश नहीं दिया जाएगा तब तक जो है वो उनकी बहाली नहीं होगी। 3 साल से जो है वो कोर्ट केस भी चल रहा था और इसको लेके टीजीटी अभ्यर्थियों ने जो है वो झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के आवास का घेराव किया बीते दिन। काफ़ी गुस्से में अभ्यर्थी लग रहे थे। उनका ये भी कहना था कि उन्हीं के साथियों का बहाली हो चुका है, लेकिन उनकी सब्जेक्ट की जो बहाली उसको अटका दिया गया है। कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि मामला जो है वो सरकार के द्वारा फंसाया गया है और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी है उनकी माली हालत भी खराब हो चुकी है, क्योंकि 2016 से ये मामला चल रहा है। सभी लोगों का क्या सोच होगा कि उनको जो है वो सरकारी नौकरी मिल चुकी है और आखिरी समय पे आके उनकी भर्ती को जो है वो अटका दिया गया। लगभग सभी जितने भी बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं सभी का यही कहानी है कि बहाली प्रोसेस आगे बढ़ा, सब चीज़ हुआ और नियुक्ति की बारी आई तो उनकी नियुक्ति को किसी ना किसी वजह से जो है वो अटका दिया गया है और यही बहुत बड़ा मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर टीजीटी अभ्यर्थियों ने जो है वो झारखंड के माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के आवास का घेराव किया और घेराव करने के दौरान उनका ये भी कहना था कि उनकी माली हालत भी ख़राब हो चुकी है, बच्चों के फीस भरने तक के भी अब उनके पास पैसे नहीं है, आंदोलन कैसे वो चला रहे हैं वही जानते हैं, ये भी उनका कहना था। काफ़ी दुख में वो लोग नज़र आ रहे थे। बताइए, परीक्षा पास करके शिक्षक की बहाली, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे युवा और वो कहाँ बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं। तो झारखंड में युवाओं को कहें तो धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि आखिर युवा करे तो करे क्या। सिर्फ युवा कर सकते हैं तो कुछ आंदोलन ही कर सकते हैं और इसी दिशा में झारखंड के युवा जो है वो अग्रसर है। आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं झारखंड में और इसी क्रम में टीजीटी अभ्यर्थियों का भी ये एक बड़ा आंदोलन था जो कि मिथिलेश ठाकुर जी के आवास का उन्होंने घेराव किया।
झारखंड की बात में हम आगे चर्चा करेंगे। झारखंड में जो है वो नए नियम बनाए गए हैं और ये नए नियम है झारखंड में जो भी नए प्राइवेट स्कूल खुलेंगे उनके लिए। आपको बता दें कि पहले क्या था कि पहले जिला के शिक्षा पदाधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता था नए स्कूल खोलने के लिए, स्कूलों के मान्यता के और संबंधता के संबंध में, और ये चक्कर जो है वो बहुत भारी भी पड़ता था। इसको देखते हुए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक पोर्टल चालू किया है और ये जो पोर्टल है ये कहें तो राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में चालू किया गया है। अब इस पोर्टल के माध्यम से जिनको भी नया स्कूल खोलना है, स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल के लिए मान्यता लेना है, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ ही सारे जो प्रोसेस है वो अब ऑनलाइन ही कंप्लीट होंगे। तो पहले जो था वो कहें तो जो चक्कर लगाना पड़ता था शिक्षा निदेशक के यहाँ, शिक्षा पदाधिकारियों के यहाँ कहें तो मान्यता लेने के लिए ये इन स्कूलों को, इन प्राइवेट स्कूलों को, वो अब चक्कर जो है वो ख़त्म होगा क्योंकि झारखंड में जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में ये एक अच्छा कदम उठाया गया है कि अब प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेने के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही सारे प्रोसेस होंगे। और आपको हम ये भी बता दें कि जो 25% बीपीएल के छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण की सुविधा मुहैया करवाई गई है राइट टू एजुकेशन के थ्रू से, उसकी भी देखरेख और उसके भी सारे डिटेल्स जो है वो पोर्टल में रहेंगे। पोर्टल में प्राइवेट स्कूलों के जो भी संबंध लेंगे, प्राइवेट स्कूल झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त करेंगे, उनकी भी सारी जानकारियां जो है वो पोर्टल में उपलब्ध रहेगी। तो ये कहें तो अच्छा कदम है और इससे जो है वो जो नए प्राइवेट स्कूल खुलेंगे अब उनको जो है वो जो मशक्कत झेलनी पड़ती थी मान्यता लेने के लिए, जो चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे जो है वो राहत मिलेगी। झारखंड की बात के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड पे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो जो भी नए वीडियोज आएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। धन्यवाद।